गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नागरी लिपि का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, पाठ के साथ प्रश्न संख्या एक है कि नागरी लिपि के अक्षर में स्थिरता कैसे आई। याद है ना, मैं पढ़ाते समय ही बोला था। तो इसका सही जवाब होगा कि आज से 2 सदी पहले जब पहल इस लिपि के टाइप तैयार हुए, तब इसमें पुस्तकें भी छपने लगी और उसी समय देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या आई, स्थिरता आई। प्रश्न संख्या 2 है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तुम लोग पाठ को पीछे देख सकते हो। इस लिखना की देवनागरी लिपि में अर्थात इस लिपि में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां और नेपाली आदि भी लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो तुम लोग दर्शाना कि लेखक महोदय ने निम्नलिखित भारतीय लिपियों से देवनागरी के संबंध बताया है। संस्कृत, प्राकृत, निचले लाइन में लिखना, गुजराती, बांग्ला, दक्षिण भारतीय भाषा इत्यादि। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो सही जवाब होगा कि दक्षिण भारत की आरंभिक लिपि नागरी को ही नंदी नागरी लिपि कहा गया है। लेखक ने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। कोंकण के शिलाहार, देवगिरी की यादव, विजयनगर के राजाओं तथा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि नंदी नागरी ही है। इसमें माने खेट के राष्ट्रकूट भी डाल देना। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या ये कौन सा था, 5 नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए और उनके विवरण दें। तो तुम लोग लिखना है कि नंदी नागरी का आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ऐसे तो दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी प्रचलन था। राजाओं का नाम भी दर्शा देना। ठीक है, 12वीं सदी के केरल के वो राजा थे, क्या नाम था उनके, जो सिक्के पर वीर कलश से लिखवाए थे। ठीक है, वो दर्शाना तुम लोग। अगला प्रश्न है बच्चों कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। वही लकीर खींचने वाली बात याद है ना, सिरो रेखा इतनी लंबी होती है जितने उसकी अक्षरों की चौड़ाई। तुम लोग पुस्तक में देखना, स्पष्ट है, 1-2 लाइन में ही उसका आंसर है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हैं। तो लिखना तुम लोग, अजमेर के चौहान, ठीक है, उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर, कन्नौज के, ठीक इत्यादि तुम लोग लिखना, त्रिपुरा के कलचुरी, चंदेल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अगला, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। इसमें हालांकि थोड़ा सा है, लेकिन मैं पाठ पढ़ाते समय ही बोला था कि दोहरी कथन यहाँ पर है, लेकिन तुम लोग लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्न संख्या कौन सा है, नहीं, प्रश्न संख्या नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। इसके जवाब होगा वही पाटलिपुत्र वाली बात। याद आया ना, भारत के स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। तो वही पेज तुम लोग निकालना, उसको लिखना अपने शब्दों में बदल करके। प्रश्न संख्या 10 है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो वही होगा 8वीं से 11वीं सदियों के मध्य, क्योंकि उस समय यह लिपि पूरे देश में क्या थी, व्याप्त थी। अगला प्रश्न है 11, नागरी लिपि के साथ किसका जन्म होता है। इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो तुम लोग लिखना कि नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक युग का जन्म होता है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है 13वीं सदी में इस्लामी शासन स्थापित हो जाता है इत्यादि तुम लोग लिखना। सरहपाद वाली बात भी लिखना। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 12 है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। क्या है प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए हुए लोग थे, जो ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में प्रवेश किया और वे अवंती प्रदेश पर अपना अधिकार भी जमाने में सफल हुए। उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया
गुर्जर प्रतिहारों में मिहिरभोज, महेंद्रपाल और एक और भी था, हाँ प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के आधार पर काल क्रम से नागरी लिपि लेखों से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करें। तो लोग स्वयं करना। काल का मतलब हुआ समय, समय से किस समय में क्या क्या हुआ। ठीक है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सा अंकड़ मिला। ठीक है। ताम्रपत्र वगैरह शिलालेख जो भी मिला है तुम लोग स्वयं करना। आगे हम लोग चलते हैं भाषा की बात। कहाँ पहुँचेंगे हम लोग बच्चों? भाषा की बात। संज्ञा बताएं। तो स्थिर का स्थिरता हो जाएगा, स्थिर के क्या हो जाएगा? स्थिर का स्थिरता, अतिरिक्त का अतिरिक्तता, स्मरणीय का स्मरण, दक्षिणी का दक्षिण, आसान का आसानी, आसानी हो जाएगा ना। हाँ। पराक्रम का पराक्रमी है तो पराक्रम हो जाएगा, योगिन का युग हो जाएगा। अगला है समास विग्रह करें। तमिल मलयालम बहुत ही आसान है बच्चों। तमिल और मलयालम द्वंद्व समास। राम सिया, राम और सीता, सिया सीता के लिए है द्वंद्व समास। विद्या अनुराग तो इसका हो जाएगा विद्या से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तत्पुरुष समास। शिरो रेखा तो सिर के ऊपर अंकित रेखा, तत्पुरुष। हस्तलिपि षष्ठी हो जाएगा, संबंध का है इसलिए। हस्तलिपि हाथ का लिखा हुआ या हाथ से लिखा हुआ। ठीक है। हाथ से लिखित लिपि, तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा चूँकि सटाव का बोध हो रहा है। दोहा कोश, दोहा का कोश का संबंधवाचक है तो संबंध है, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। पहले पहल तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। आगे है प्रवाची शब्द लिखे। तुम लोग स्वयं लिखना। मत का मतलब होता है विचार। इसके बाद है सार्वदेशिक। सार्वदेशिक का हो जाएगा सभी देश में, अर्थात विश्व विख्यात। अनुकरण का मतलब होता है नकल। व्यवहार का मतलब आचरण। और शासक मतलब राजा। अर्थ स्पष्ट करें। प्रयत्न और प्रयत्न। तो प्रयत्न का हो जाएगा प्राचीन। नोट कर लो रफ की कॉपी लेकर, वीडियो को रोक करके। प्रयत्न का अर्थ हो जाएगा प्राचीन। प्रयत्न का मतलब हो जाएगा प्रयास। ठीक है, या चेष्टा। लिपि का अर्थ हो जाएगा सांकेतिक अक्षर, अर्थात मौखिक के विचारों को लिखित रूप प्रदान करने वाले संकेत अक्षर। ठीक, संकेत या चिन्ह। लिप्ति का मतलब हो जाएगा आसक्ति। अगला है नागरी। नागरी एक लिपि का नाम है। नागरिक तो नगर में रहने वाले लोग। ठीक है, या फिर किसी देश के लोग। पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। पट्ट टटा संयुक्त है तो लकड़ी का एक तख्ता होता है जैसे श्याम पट। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक बार शब्द निधि भी तुम लोग देखना। इसको तो शुरू में ही देखना चाहिए था। ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट है 4 है या 5 है, 5 है मुझे लगता है कि शायद आज हम लोग समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स। पापा वीडियो बना जल्दी